बच्चों, बात करते हैं विज्ञान की। विज्ञान हमारा बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। इसे जितना मन लगा के पढ़ोगे उतना ही आनंद आएगा इसमें। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा जनरल बता दूं, उसके बाद में आपका सिलेबस चल जाएगा। तो इसमें देखें आप, जब हमारी दुनिया शुरू हुई तो लोगों ने सोचना शुरू किया। सोच से हमारे विज्ञान की उत्पत्ति हुई है। आदमी ने सोच सोच के नए नए सिद्धांत बनाए, जैसा कि पृथ्वी की स्थिति इस तरह है, सूर्य की स्थिति इस तरह है, सूर्य निकलता है, दूसरी तरफ छिपता है, फिर निकलता है, फिर छिपता है, इससे दिन और रात होते हैं। तो उन्होंने सोचा हो सकता है सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगा रहा हो। उन्होंने अपने सोच के अपना नियम बनाए, नए सिद्धांत बनाए। तो उस समय इन सोचने वालों को फिलोसफर कहते थे, और इन सब चीज़ों को फिलॉसफी। कुछ समय बाद ये फिलॉसफी इतनी बढ़ गई कि इनका अध्ययन करना मुश्किल हो गया, एक साथ अध्ययन करना। तो उनका क्लासिफिकेशन किया गया। क्लासिफिकेशन में जिसमें रुचि थी उसे वो ही भाग दे दिया गया। जैसे मैं चित्र बनाना जानता हूँ तो मुझे ड्राइंग का पार्ट दे दिया कि आप इसमें विकास करो। तुम पेड़ पौधे के बारे में जानते हो, तुम्हें पेड़ पौधे दे दिए, तुम उनके बारे में विकास करो। तो इस तरह से ये सब चीज़ें चलती रहीं। अब बात आती है साइंस की। तो साइंस को किसी अकेले व्यक्ति ने डेवलप नहीं किया, इसका विकास किसी अकेले व्यक्ति का नहीं है। इसमें बहुत सारे फिलोसफर लगे हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक हैं हमारे जिन्होंने इसका विकास किया है। जैसे किसी फिलोसफर ने बताया कि चंद्रमा की स्थिति ऐसी है, सूर्य की स्थिति ऐसी है, पृथ्वी की स्थिति ऐसी है। उन्होंने इनके नियम बनाए और सभी नियमों को नोट किया। इन नियमों को उन्होंने अपने आने वाली पीढ़ी को बताया। उस पीढ़ी ने इन नियमों को देखा, समझा और इन पर विचार करके अपने अलग नियम बनाए। जैसे पहले फिलोसफर ने बताया था कि सूर्य निकलता है और छिपता है। सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, इस वजह से दिन और रात होते हैं। नई पीढ़ी ने सोचा हो सकता है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही हो, दिन और रात तब भी होंगे। उस नई पीढ़ी ने वो सब बातें अपनी नोट की, सिद्धांत बनाए, उन सब बातों को अपने आने वाली पीढ़ी को बताया। तो जो आने वाली पीढ़ी थी उसने जीरो से सोचना शुरू नहीं किया, इससे आगे सोचना शुरू किया और उन्हें लिखा। तो इस प्रकार जो भी बातें सोची जा रही थी, लिखी जा रही थी, उनके कारण बताए जा रहे थे, हर चीज़ का प्रैक्टिकली सोचा जा रहा था। तो ये सारा सिस्टम कैसा है? ये सारा का सारा सिस्टम है ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि हमने सभी को ऑर्गेनाइज्ड किया हुआ है। किसके लिए? नॉलेज के लिए। तो हम शॉर्ट में कह सकते हैं विज्ञान को कि जो ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है उसे हम विज्ञान कहते हैं, साइंस कहते हैं। साइंस इज द ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज
तो जो भी साइंस है सारी की सारी हमारे चारों तरफ की जो प्रकृति है उस पर डिपेंड है। चारों तरफ की जो प्रकृति है उस पर डिपेंड है। तो साइंस की जो परिभाषा है वो आप इस तरह दे सकते हो, या तो आप कह दो कि साइंस इज द ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, या आप कह सकते हो कि जो हमारे चारों तरफ की कोई भी वस्तु है प्रकृति की, उसके बारे में जानना ही साइंस है, वही साइंस है। तो बस अंतर क्या है, यदि हम साइंस का ऑर्गेनाइज नॉलेज में अध्ययन करते हैं तो अध्ययन आपको स्टेप बाय स्टेप करना होगा। यदि आप स्टेप बाय स्टेप अध्ययन नहीं करोगे तो हम उसे अंधविश्वास कहेंगे। जो भी किसी वस्तु के बारे में तुम पढ़ रहे हो, यदि उसे साइंस के तरीका से पढ़ोगे, साइंटिफिक तरीका से पढ़ोगे, तो आपको उसके रीज़न भी बताने होंगे। यदि आपने रीज़न नहीं बताए, आपने सीधा सीधा किसी भी वस्तु के बारे में बोल दिया, तो वो अंधविश्वास कहलाएगा। जैसे हमारे पुरखा कहा करते थे भी ऐसा कर लो, ठीक है भी कर लिया, क्यों कर ले पता नहीं, सर्दी हो रही है सिर में तेल लगा लो, क्यों लगा ले पता नहीं, आराम हो जाएगा बस। तो उन्होंने कोई भी रीजन नहीं दिया। इस तरह की स्थिति आती है अंधविश्वास में। तो अब मैं आता हूँ साइंस। तो देखो बच्चों, विज्ञान इसको अंग्रेजी में कहेंगे साइंस। साइंस इसके जो जनक हैं, जनक पिता, वो अरस्तु को माना गया है। अरस्तु, आगे बात समझ में। तो ये जो साइंस शब्द है आपका, ये ग्रीक भाषा का शब्द है साइंटिया। साइंटिया इससे लिया गया है। इस साइंटिया का जो अर्थ है वो है जानना। साइंटिया का अर्थ है जानना। तो इसका परिभाषा आप यहाँ से बना सकते हो कि किसी वस्तु के बारे में क्रमबद्ध तरीके से जानना विज्ञान कहलाता है। किसी वस्तु के बारे में क्रमबद्ध तरीके से जानना या ज्ञान प्राप्त करना विज्ञान कहलाता है। अब हम यहाँ विज्ञान की तीन शाखाएं पढ़ेंगे। पहली शाखा है आपकी भौतिक विज्ञान, अंग्रेजी में कहेंगे इसे फिजिक्स। दूसरी शाखा है आपकी रसायन विज्ञान, अंग्रेजी में कहेंगे केमिस्ट्री। तीसरी ब्रांच है आपकी जीव विज्ञान। इसे कहेंगे बायोलॉजी। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे आपके इसमें, जो अधिकतर पूछे जाते हैं। जैसे आपका ये फिजिक्स है, इसकी जो उत्पत्ति है फ्यूजस शब्द से हुई है। फ्यूजस, फ्यूजस का अर्थ है प्रकृति। प्रकृति। रसायन विज्ञान है, रसायन विज्ञान शब्द की जो उत्पत्ति है वो कीमिया से हुई है। कीमिया का अर्थ है
काली मिट्टी, और जो आपकी बायोलॉजी है ये दो शब्दों से मिलकर बनी है, बायोस और लोगोस। बायोस मीन्स सजीव, लोगोस मीन्स अध्ययन। लोगोस मीन्स अध्ययन। तो भौतिक विज्ञान के अंदर जो भी प्रकृति में घटनाएं हो रही हैं उनका अध्ययन करेंगे। रसायन विज्ञान के अंदर जो केमिकल्स हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, उनके गुण, उनके लाभ। जीव विज्ञान के अंतर्गत सजीवों का अध्ययन करेंगे, जो जीवित वस्तुएं होती हैं उनके क्रियाकलाप क्या हैं, उन सब बातों का अध्ययन हम जीव विज्ञान के अंतर्गत करेंगे। अब बात आती है इनके, मैं थोड़ा इनके जनक बता दूं। तो जो हमारा रसायन विज्ञान है, रसायन विज्ञान, इसका जो जनक है वो माना गया है लेवोसियर। लेवोसियर जो हमारा ये है जीव विज्ञान, इसका जो जनक है वो माना गया है अरस्तु। अब बात आती है फिजिक्स के जनक की। तो फिजिक्स के दो जनक हैं, यानी कि फिजिक्स को दो पार्टों में विभाजित किया हुआ है। एक तो पुरानी भौतिक विज्ञान है, एक नई भौतिक विज्ञान है। तो जो हमारी पुरानी भौतिक विज्ञान है उसे बोलते हैं हम चिरसम्मत भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी। दूसरी ब्रांच को बोलते हैं आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी। तो जो चिरसम्मत भौतिकी है इसे बोलते हैं पुरानी भौतिकी। चिर मीन्स पुराना। तो ये जो भौतिकी है इसके जो जनक हैं उन्हें मानते हैं न्यूटन, सर आइजक न्यूटन। जो आपके आधुनिक भौतिकी है उसके जनक हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन। आगे बात समझ में आता। तो मैंने आपको इसके बारे में बताया कि विज्ञान के जनक कौन है, फिजिक्स के जनक कौन है, रसायन विज्ञान के जनक कौन है, जीव विज्ञान के जनक कौन है, और इन शब्दों की उत्पत्ति कहाँ कहाँ से हुई है। तो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति बता सकते हो साइंटिया से हुई है, अर्थ है जानना। फिजिक्स की उत्पत्ति फिजिक्स से हुई है, अर्थ है प्रकृति। और रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कीमिया से हुई है, अर्थ काली मिट्टी। जीव विज्ञान दो शब्दों से हुई है, बायोज प्लस लोगोस। बायोज में सजीव, लोगोज में अध्ययन, यानी कि जिनमें विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाती है। आगे बात समझ में। तो आप यहाँ से जो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और विज्ञान, इन चारों की परिभाषाएं लिख सकते हैं। तो आगे चलते हैं। अब सबसे पहले इन तीनों ब्रांचों में हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान।
भौतिक विज्ञान। अब ये जो भौतिक विज्ञान है इस पर आइए आप। भौतिक विज्ञान मैंने आपको बताया कि इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में भैया, फिजिक्स। फिजिक्स तो इसकी शब्द की उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है, फ्यूजियस। अर्थ क्या है इसका, प्रकृति। प्रकृति को ऊर्जा भी कहते हैं, ऊर्जा। अब आप यहाँ आइए इस ऊर्जा पे। प्रकृति, हमारे चारों तरफ जो प्रकृति है वो एक तरह की ऊर्जा है, और ये ऊर्जा इतने आश्चर्यजनक स्वरूप दिखाती है, रूप दिखाती है अपने, कि हम सोच भी नहीं सकते। जैसे बरसात का होना, पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना, और अन्य ग्रहों का सूर्य के चारों तरफ घूमना, तारों का एक दूसरे की तरफ घूमना। तो इस तरह से सारा का सारा ब्रह्मांड सब फिजिक्स के अंदर, सब ऊर्जा है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये जो ऊर्जा है प्रकृति, ये दो भागों में विभाजित होती है। एक तो पदार्थ और दूसरा है विकिरण या तरंगे। विकिरण या तरंगे। तो मैं आपको इनमें थोड़ा डिफरेंस बता दूं कि पदार्थ और विकिरण तरंग में अंतर क्या है दोनों में। देखो, प्रकृति का वह प्रत्येक घटक जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, जो दिखाई देता हो, पदार्थ कहलाता है। प्रकृति का, इसकी जो डेफिनेशन लिखे हम, प्रकृति का वह प्रत्येक घटक जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, जिसे हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। बात है विकिरण या तरंगों पर। विकिरण या तरंगे, ये इनके बिल्कुल अपोजिट हैं। इनमें भार नहीं होता, ये स्थान नहीं घेरती, ये दिखाई नहीं देती। ये इनका अंतर हो गया भैया। अंतर, आपसे कोई पूछे पदार्थ और विकिरण में क्या अंतर है तो आप बता सकते हो। पदार्थ वह है, यानी कि प्रकृति का वह प्रत्येक घटक
जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, जिसको हम आंखों से देख सकते हैं, पदार्थ कहलाता है या द्रव्य कहलाता है। द्रव्य भी कह सकते हैं, द्रव्य नहीं, द्रव्य। विकिरण इनके बिल्कुल अपोजिट है। इनमें ना तो कोई भार होता है, ना ये स्थान घेरती हैं और ना ही ये दिखाई देती हैं। अच्छा, एक बात आप इसमें देखोगे, समानता। समानता, इनमें जो समानता है वो ये है कि इन दोनों में ऊर्जा होती है। इन दोनों में ऊर्जा होती है। इन दोनों में ऊर्जा होती है। अर्थात क्या कह सकते हैं उसे? अर्थात दोनों ही कार्य कर सकते हैं। दोनों ही कार्य कर सकते हैं। आई बात समझ में? अब आगे चलते हैं भौतिक विज्ञान की ब्रांचों पर। जो भौतिक विज्ञान है, मैंने आपको बताया कि ये जो दो बड़ी ब्रांचों में विभाजित की हुई हैं। तो इसकी पहली जो ब्रांच है वो बताई थी मैंने, चिरसम्मत भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी। तो चिरसम्मत भौतिकी में हम किन किन बातों का अध्ययन करेंगे वो चीज़ आप देखो इसमें। चिरसम्मत भौतिकी में इसमें एक तो आप पढ़ोगे यांत्रिकी। यांत्रिकी यांत्रिकी का मतलब इसमें आप पढ़ोगे गति, गति संबंधी नियम, आदि। यानी कि जो गति से संबंधित है उसके नियम, उसके सिद्धांत, उसके फॉर्मूला, सब कुछ पढ़ोगे आप यांत्रिकी के अंतर्गत। दूसरा आप पढ़ोगे इसमें स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी में आप पढ़ोगे आवेश, विद्युत धारा, तथा इनके उपकरण। आई बात समझ में? तीसरी इसकी ब्रांच है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी, प्रकाशिकी में आप पढ़ोगे प्रकाश के बारे में, प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन आदि। चौथी इसकी शाखा है ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी ऊष्मागतिकी में आप पढ़ोगे ऊष्मा के बारे में। ऊष्मा, ऊष्मा के प्रभाव, इस तरह से। अब बात आती है इसकी दूसरी ब्रांच जो आधुनिक भौतिकी है। आधुनिक भौतिकी, ये जो आधुनिक भौतिकी है, ये जो आधुनिक भौतिकी है, ये हमारी मॉडर्न फिजिक्स है जो लगातार अपडेट रहती है। जो भी कुछ नए आविष्कार होते हैं वो आधुनिक भौतिकी में है। तो इनमें आप आधुनिक भौतिकी में आप क्या पढ़ोगे?
इसमें एक तो पढ़ोगे आप नाभिकीय भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में जो आप पढ़ोगे, एक तो इसमें पढ़ोगे आप जितने भी हमारे परमाणु हथियार, परमाणु वेपन जो बनाए हुए हैं वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं। परमाणु अस्त्र शस्त्र, परमाणु अस्त्र शस्त्र। दूसरा आप पढ़ोगे इसे चिकित्सा में, इसके अंदर पढ़ोगे चिकित्सा। जैसे चिकित्सा में देखें, जैसे आपका आता है आयोडीन है 131, आपने कहीं पढ़ा हो ये आयोडीन 131, ये हमारे जैसे घेंगा हो जाता है गर्दन में, घेंगा रोग, इसके उपचार में काम आता है। जैसे आपका कोबाल्ट 60 है कैंसर में, कैंसर रोग में काम आता है। तो इस तरह से बहुत सारी मेडिसिन हैं जो नाभिकीय भौतिकी के द्वारा ही संभव हो सकी हैं, बनाई जा सकी हैं। नेक्स्ट आपकी ब्रांच है इसमें इलेक्ट्रॉनिकी। इलेक्ट्रॉनिकी भौतिकी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स। जो इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स है आपकी, उसमें आप, ये बहुत ही मज़ेदार फिजिक्स है। उसमें जो हमारे उपयोग में, जनरल उपयोग में आने वाली अधिकतर वस्तुएं हैं वो इलेक्ट्रॉनिकी के माध्यम से ही बनाई गई हैं। जैसा आपका मोबाइल है, जैसे मोबाइल और क्या, कंप्यूटर और एलसीडी, एलईडी, एलईडी आदि बहुत सारे उपकरण हैं जो नाभिकीय भौतिकी द्वारा ही, इलेक्ट्रॉनिकी भौतिकी द्वारा ही बनाए गए हैं। तो अब आपको मैं बता दूं, आपको मैं यहाँ बताऊं कि यहाँ से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे। देखो पीछे चलिए, ये आपका विज्ञान, यहाँ से मैंने आपको बताया विज्ञान के बारे में बताया कि विज्ञान की शुरुआत कहाँ से हुई है, इनके जनक कौन है, अरस्तु। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, साइंटिया, जिसका अर्थ होता है जानना। हम यहाँ विज्ञान की 3 ब्रांचों के बारे में पढ़ेंगे, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। यहाँ मैंने आपको बताया कि जो भौतिक विज्ञान है उसमें जो प्रकृति में हो रही घटनाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि प्रकृति की घटनाओं के बारे में अध्ययन करना भौतिक विज्ञान कहलाता है। जितने भी केमिकल्स हैं उनके गुण, संगठन और संरचना का जो अध्ययन है वो रासायनिक विज्ञान के अंतर्गत करेंगे। जीव विज्ञान में जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। इसके बाद में इनके जो फिजिक्स किस शब्द से लिया गया, फ्यूजियस अर्थ प्रकृति। रासायन विज्ञान किस शब्द से लिया गया है, कीमिया अर्थ है काली मिट्टी। जीव विज्ञान 2 शब्दों से लिया गया है, बायोज प्लस लोगोस। बायोज मीन्स सजीव, लोगोस मीन्स अध्ययन। इनके जनक की बात आती है तो रासायन विज्ञान का जनक मैंने आपको बता दिया लेवोसियर। जीव विज्ञान का जो जनक है वो आपका हो गया अरस्तु। बात आती है फिजिक्स के जनक की, तो फिजिक्स के 2 जनक हैं। इस वजह से फिजिक्स को जो 2 भागों में बांटा गया है, एक पुरानी भौतिकी है, एक नई भौतिकी है। पुरानी भौतिकी को हम कह रहे हैं चिरसम्मत भौतिकी, इसका जनक है न्यूटन। दूसरा आधुनिक भौतिकी, इसका जनक है अल्बर्ट आइंस्टीन। आई बात समझ में। नेक्स्ट अब बात करते हैं फिजिक्स, क्योंकि हम फिजिक्स का पार्ट शुरू करते हैं तो
जो फिजिक्स है, मैंने आपको बताया फिजिक्स शब्द जो फ्यूजस से लिया गया है, फिजिक्स शब्द फ्यूजस से लिया गया है। इसका अर्थ है प्रकृति। प्रकृति मीन्स ऊर्जा। ऊर्जा को 2 भागों में बांटा गया है, एक पदार्थ और विकिरण या तरंग। मैंने आपको इनका अंतर बताए हैं। तो अंतर में आपको बताया कि पदार्थ कहते किसे हैं। देखो, पदार्थ यानी कि प्रकृति का वह प्रत्येक घटक जो स्थान घेरता हो, जिसमें बाहर होता हो, जो आंखों से देख सकते हैं या दिखाई देता हो, वो द्रव्य कहलाता है। विकिरण में बिल्कुल इनके अपोजिट है, बाहर नहीं होता, स्थान नहीं घेरता, दिखाई नहीं देता। आपसे इनमें समानता पूछें तो समानता क्या है इन दोनों में ऊर्जा होती है, अर्थात दोनों कार्य कर सकते हैं। अब बात आती है फिजिक्स के जो 2 पार्ट हैं इसके, एक तो चिरसम्मत भौतिकी, पुरानी भौतिकी। तो पुरानी भौतिकी में हम इन बातों का अध्ययन करेंगे। एक तो यांत्रिकी में गति संबंधी नियम आदि, उसके उपकरण वगैरह सब। स्थिर वैद्युतिकी, आवेश, विद्युत धारा और इनके उपकरण, जैसे ट्रांसफार्मर वगैरह है, ट्रांसफार्मर है, चौक कुंडली है, बहुत सारे उपकरण हैं इसके। प्रकाश के बारे में, प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन और बहुत सारी घटनाएं प्रकाश की, वर्ण विक्षेपण है, इस तरह की सारी घटनाएं प्रकाशिकी में पढ़ेंगे। ऊष्मा गति में ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे, ऊष्मा के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा पार्ट है इसका आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी में 2 पार्ट हैं इसके, एक तो नाभिकीय भौतिकी बनाई है। नाभिकीय भौतिकी में 2 बातों के बारे में अध्ययन करोगे, एक तो परमाणु अस्त्र शस्त्र, जो परमाणु हथियार बनाए हुए हैं वो सब नाभिकीय भौतिकी के अंदर आएंगे। चिकित्सा के क्षेत्र में इसका प्रयोग है। जितने भी मेडिसिन हैं वो सब नाभिकीय भौतिकी के सहायता से ही बनाई गई हैं। और नेक्स्ट पार्ट है इसका इलेक्ट्रॉनिक की भौतिकी। इलेक्ट्रॉनिक भौतिकी बहुत ही मज़ेदार फिजिक्स है। इसमें आप देखोगे जितने भी हमारे जनरल प्रयोग में आने वाली वस्तुएं हैं वो सब इलेक्ट्रॉनिक भौतिकी में आते हैं। जैसे मोबाइल है, कंप्यूटर है, एलसीडी एलईडी वगैरह बहुत सारे उपकरण हैं इस तरह के। तो ये बात आती है इनकी इलेक्ट्रॉनिक भौतिकी में। अब मैं आपको इसका एक बात और बता दूं कि इनमें अंतर क्या है। इनमें जो फिजिक्स के दोनों पार्ट हैं, चिर सम्मत भौतिकी